जय हिंद एवरीवन। तो आज हमारी आईआर की क्लास में अरब स्प्रिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अरब स्प्रिंग। अरब में आया बसंत। क्या आया? अरब में आया बसंत। आज हम उस बसंत को समझेंगे कि अरब में कैसे बसंत आया और कैसे ये अरब स्प्रिंग अरब विंटर में तब्दील हो गई। किस तरीके से ये अरब स्प्रिंग अरब विंटर में तब्दील हुई और ये अरब का मतलब क्या होता है, आज हम इसे भी समझेंगे। तो क्या है ये अरब कंट्रीज और क्या है अरब स्प्रिंग, तो आज हम इसको समझते हैं। इसके ओरिजिन को देखेंगे, मेजर कुछ इवेंट्स हुए इनको देखेंगे, इसकी जो अपराइजिंग्स हैं और जो आफ्टर मैथ्स मतलब इसके बाद जो अंजाम रहे उन सबको समझेंगे। ओके, चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। तो पहले कहानी शुरू करते ही आपको यह बता दिया जाए कि भैया अरब क्या है। देखिए, अरब का मतलब है वो नेशंस जहां अरबी बोली जाती है। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? अरबी बोली जाती है। जैसे कि यहाँ मोरक्को है, अल्जीरिया है, लीबिया है, तुनिशिया है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, बहरीन है, इराक है, सऊदी है, यमन है, ओमान है। ये सब अरब स्प्रिंग से अफेक्ट हुए थे। ये वो कंट्रीज हैं सारी जहां पर अरबी बोली जाती है मेजोरिटी में, वहां उनको अरब कहा जाता है। अरब नेशंस हैं वो। और इन्हीं नेशंस में आई थी एक स्प्रिंग, एक वसंत की बहार आई थी। और वो वसंत की बहार थी डेमोक्रेसी को लेके। यहाँ पर 2010 से लेकर 2014 के बीच में एक रेवोल्यूशन हुआ, एक क्रांति हुई, जिसको अरब स्प्रिंग नाम दिया गया। और उसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी मांग उठी थी? उसमें उठी थी डेमोक्रेसी चाहिए हमको। क्या चाहिए? डेमोक्रेसी चाहिए, क्योंकि वो जो दौर था वो एक दौर 2010 का था, जहां पर एक मंदी का दौर भी था, जहां पर वर्ल्ड क्राइसिस आ चुके थे 2008 के बाद। दूसरा, वो एक सोशल मीडिया का दौर भी था, जहां पर काफी लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर सोशल मीडिया से चीजें फैल रही थी। चलिए आइए इसको भी समझते हैं कि ये मूवमेंट था एक जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में तब्दील हुआ। मतलब लोगों को वहां की गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, वहां पर उन्होंने डेमोक्रेसी को लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। और ये सारे अरब नेशंस के अंदर, अब अरब वर्ल्ड के अंदर फैला। याद रखना 2010 में स्टार्ट हुआ। और किस लिए हुआ? कि डेमोक्रेसी चाहिए इनको, सोशल जस्टिस चाहिए, इसलिए स्टार्ट हुआ। ये कहां से स्टार्ट हुआ था? तो याद रखना तुनिशिया से हुआ था। ये बताऊंगा मैं, तुनिशिया की बढ़िया कहानी है, समझाएंगे। कहां कहां फैला? तो याद रखना इजिप्ट हुआ, लीबिया, सीरिया, यमन, बहरीन, मोरक्को, इन सारी जगह पर फैलकर इन्होंने क्या किया, वहां की रिजीम को चेंज किया। हालांकि एक तो ये फेल भी रहा, ये एक फेल्ड मूवमेंट रहा है, लेकिन देखते हैं, है ना। चलिए इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कुछ नहीं है भैया, अरब स्प्रिंग को अरब विंटर में तब्दील कर दिया गया। विंटर का मतलब भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट, क्योंकि आप अगर इस मैप को देखेंगे तो आपको यही दिखेगा कि नॉर्थ अफ्रीका है इस तरफ और ये इधर है मिडिल ईस्ट। इसी जगह पर सबसे ज्यादा अरब स्प्रिंग को हमें देखने को मिला था, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? ये यहाँ पर डेमोक्रेसी की मांग हो रही थी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हुई थी स्टार्ट तुनिशिया से। तुनिशिया में क्या था, बैन अली की सरकार थी, 23 सालों से चली आ रही थी। लेकिन वो सरकार तानाशाही वाली सरकार थी, जिसकी वजह से वहां पर करप्शन बहुत ज्यादा हो गया था। करप्शन अपने चरम पर था। वहां पर सरकारी आदमी इतना करप्शन करते थे, जनता परेशान थी, बेरोजगारी भी अपने चरम पर थी, और डेमोक्रेसी तो नाम की थी ही नहीं। फिर एक फैदा हामदी नाम की एक पुलिस इंस्पेक्टर थी। एक दिन क्या हुआ, एक बुआजीजी नाम का एक आदमी था, मोहम्मद बुआजीजी नाम का आदमी था, एमबीए पास था, 23 साल का लड़का था। लेकिन नौकरी ना मिलने की वजह से तो उसने क्या किया, एक फलों की रेडी लगाना स्टार्ट की। लेकिन वही फार्म क्या नाम था उनका, हामदी हामदी हाँ हामदी नाम था उनका, नाम बोल रहा हूं मैं उनका, फैदा हामदी। फैदा हामदी नाम की एक पुलिस ऑफिसर थी, फैदा हामदी। फैदा नाम हामदी नाम की एक ऑफिसर थी। उन्होंने क्या किया, इनकी रेडी को जब्त कर लिया। किस वजह से? क्योंकि इन्होंने कुछ दिया नहीं। इन्हें देने का मतलब है कुछ पैसे नहीं दिए।
है ना, जिसकी वजह से उन्होंने इनकी रेडी को जब्त किया और फिर इनकी रेडी को पुलिस स्टेशन ले गए और वहीं सबके सामने उस बुआ जीजी को थप्पड़ भी मारा। नहीं, थप्पड़ मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, तो वो झेल गया। लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन गया और अपनी इस रेडी को छुड़ाने के लिए, तो वहां पर इन्होंने मना कर दिया और पूरी रेडी को इन्होंने देखा तो वहां रेडी थी नहीं, फल उसके अंदर थे नहीं। तो बुआ जीजी ने क्या किया, अपने ऊपर वहीं पुलिस स्टेशन के सामने अपने आप को आग में मतलब अपने ऊपर पेट्रोल डाला और अपने आप को जला दिया, जिसकी वजह से वो वहां पर मरा और एक आंदोलन चालू हुआ पूरे तुनीशिया के अंदर। वो आंदोलन इतना खतरनाक था, सोचिए कुछ ही हफ्तों के अंदर जो वहां का तानाशाह था बैन अली, उसने अपनी सरकार को छोड़कर भाग गया। सोचिए आप, तो क्या हुआ, जो वहां पर चली आ रही सरकार थी, जिसकी वजह से वहां पर क्या हुआ, 23 सालों से चली आ रही बैन अली की सरकार को झटका पड़ा और वहां पर सरकार पलटी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या जो बुआ जीजी की मौत थी वही अरब स्प्रिंग का कारण था? जी मेरा मानना बिल्कुल नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो बुआ जीजी थी उसकी मौत एक ट्रिगर पॉइंट था। वह आग में चिंगारी का काम किया था उसने, सिंपल चिंगारी का काम किया था, क्योंकि ये लोग पहले से ही परेशान थे, बेरोजगारी चरम पर थी, करप्शन अपने चरम पर था, जिसकी वजह से लोग परेशान थे। वो बस चाहते थे कि एक मौका मिले हमें, और वो मौका मिला किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ एक चिंगारी की वजह से। वो चिंगारी थी बुआ जीजी की मौत। किसकी मौत थी? बुआ जीजी की मौत। तो यहां तुनीशिया के अंदर इस तरीके से बैन अली की सरकार खत्म हुई। लेकिन ये यहीं पर नहीं रुका, ये आगे भी पहुंचा। अच्छा, इसको नाम दिया गया था जैस्मिन रेवोल्यूशन। इसको भी समझ लीजिए, जो अभी तुनीशिया के अंदर हुआ था ये 2010 के अंदर, तो ये इसको नाम दिया गया था जैस्मिन रेवोल्यूशन। मास प्रोटेस्ट था, ठीक है, कैपिटल तुनीश, मतलब वही सारी चीजें। तुनीशिया के पीपल जितने भी 23 सालों से 20 से 23 सालों के बीच में चली आ रही जो सरकार थी बैन अली की, उसको हटा दिया गया था। किस वजह से? डिमांड थी उनकी डेमोक्रेसी की, सोशल जस्टिस की, ह्यूमन राइट्स की एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की। इन चारों की मांग के चलते हुए वहां पर क्या हुए? प्रोटेस्ट हुए, नॉट अ प्रोटेक्शन हुए, प्रोटेस्ट हुए। ठीक है, रिलीजियस इन्फ्लुएंस काफी पहुंचा, क्योंकि डायरेक्टली इसने तुनीशिया के अंदर अपना इफेक्ट दिखाया। ओके, इजिप्ट के अंदर, लीबिया के अंदर, सीरिया, यमन, बहरेन एंड मोरक्को, यहां पर तो रिजीम चेंज हो गई थी, सोचिए आप। चलिए, फिर ऐसे धीरे धीरे, ये वर्ल्ड मैप है, इधर आप देख सकते हैं, यहां से हम देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपको कंट्रीज भी दिख रही होंगी। यहां से मोरक्को है, अल्जीरिया है, तुनीशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, ठीक है, यमन है, बहरेन है, यहाँ पर सीरिया है, सऊदी अरेबिया है। ये वो कंट्रीज हैं जहां पर हमें अरब स्प्रिंग के सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलते हैं, हमें अफेक्ट देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा यहीं पर फैला हुआ था अरब। चलिए, अब ये धीरे धीरे बढ़ती है आगे चीजें, और याद रखना है कहां तक पहुंचती हैं, पूरे मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका तक पहुंचती हैं। चलिए, अब तुनीशिया में तो भैया बैन अली की सरकार हटी। इसके बाद पहुंचते हैं इजिप्ट के अंदर। कहां पहुंचते हैं? इजिप्ट के अंदर। इजिप्ट के अंदर होस्नी मुबारक की सरकार थी। किसकी सरकार थी? होस्नी मुबारक की सरकार थी। ये रहा, होस्नी मुबारक की सरकार थी, जिसको 2011 के अंदर हटाया गया। लेकिन वहां पर भी क्या थे? बहुत ज्यादा लोग पीड़ित थे। किस वजह से? उनकी डिक्टेटरशिप को लेकर। किसकी वजह से? उनकी डिक्टेटरशिप को लेकर बहुत ज्यादा पीड़ित थे लोग, क्योंकि वहां पर भी क्या था? डेमोक्रेसी नहीं थी। ठीक है, डेमोक्रेसी भी नहीं थी वहां पर, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, सोशल जस्टिस था नहीं वहां पर, ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन हो रहे थे, जिसके चलते क्या देखने को मिला कि वहां पर भी सरकार चेंज हुई। और जो होस्नी मुबारक की जो सरकार थी वो 32 सालों से चली आ रही थी। कितनी सालों से चली आ रही थी? 32 सालों से होस्नी मुबारक की जो सरकार चली आ रही थी वो चेंज होती है। तो इजिप्ट के अंदर हमें देखने को मिला 2010 से ये काम शुरू हुआ, तो भैया यहां पर एक जैस्मिन रेवोल्यूशन हुआ, 2014 तक चला। इस बीच में हमारे होस्नी मुबारक की 2011 में क्या चली गई? सरकार चली गई। तो होस्नी मुबारक का आपको नाम याद रखना है कि 2011 में इनकी सरकार जा चुकी थी।
चलिए भैया, ये अपने ऑफिस से रिजाइन कर चुके थे। क्या कर चुके थे? अपने ऑफिस से रिजाइन कर चुके थे। चलिए, और आपको ये भी याद रखना है फैक्ट के लिए कि यहाँ पर अरब के अंदर 21 कंट्रीज आती हैं। अगर अरब नेशंस की बात की है, जहां पर अरबी बोली जाती है, वहां पर 21 नेशंस आते हैं। चलिए, फिर दौर, अच्छा ये भी था, लेकिन जो इनकी होस्टिंग वार की 2011 में सरकार गई, मतलब ये अपने रिजाइन दे दिया था इन्होंने अपना, तो फिर ये भी सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि 2013 में यहां पर मिलिट्री कू हो चुका था, जिसकी वजह से भैया अब्देल फतेह अल सीसी जो बैठे हुए हैं, उन्होंने यहां पर मिलिट्री कूप कर दिया। क्या कर दिया? मिलिट्री कूप कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर तख्ता पलट हुआ। मतलब 2 ही साल सरकार चल पाई, 11 से 13 के बीच में बस, और 13 में फिर से वही तानाशाही सरकार फिर से आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पहुंचे लीबिया में। लीबिया वही कंट्री जहां पर कर्नल मोहम्मद गद्दाफी अपनी पोजीशन को संभाले हुए थे। अच्छा, यहां पर आपको ये याद रखना है कि जो गद्दाफी थे, इनकी सरकार चली आ रही थी 42 ईयर्स से। कितने से? 42 सालों से। लेकिन हमको ये भी याद रखना है यहां पर कि 42 साल से जो गद्दाफी को मारने के लिए, सोचिए वहां की जनता तो जनता, लेकिन यूएसए ने अपनी टांग अड़ाई। यूएसए कैसे? आप समझिए, यूएसए ऐसे था। क्या हुआ? जैसे अरब स्प्रिंग के कुछ, कह सकते हैं अरब स्प्रिंग जो फैली, पहले तुनिशिया में, फिर इजिप्ट में, फिर लीबिया तक पहुंची, तो वहां पर भी लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए। क्या करना स्टार्ट किए भैया? प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए, जिसके चलते एक चौराहे पर, कह सकते हैं हम, तो एक स्क्वायर पर, एक चौराहे पर कुछ लोग इकट्ठा हुए कि 300 के करीब या फिर ज्यादा ही लोग थे, वो इकट्ठा हुए। वहां पर गद्दाफी ने ऑर्डर दे दिया कि आप इनको मार दीजिए, तो उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की गई, जहां पर 300 लोग मर गए, 300 लोगों की मृत्यु हुई, जिसके चलते यूएसए काफी नाराज हुआ। ठीक है, तो यूएसए ने वहां पर फिर एक रेजोल्यूशन पास करवाया यूएन के अंदर, और नाटो फोर्सेस के साथ, किनके साथ? नाटो फोर्सेस के साथ उसने यहां पर हमला किया। और याद रखना है, जो गद्दाफी था, मोहम्मद गद्दाफी, उसको भी उन्होंने क्या करवा दिया? एग्जीक्यूट करवा दिया, मतलब वहीं पे मरवा दिया। तो गद्दाफी की मौत भी किसने की? गद्दाफी किसने मारा भैया? नाटो फोर्सेस ने यूएसए की हेल्प से मारा। हालांकि यूएसए के पास ऐसा नहीं, सिर्फ यही एक कारण नहीं था कि 300 लोगों को मार दिया, उसको तो यूएसए को मौका चाहिए था। तो गद्दाफी भी ये चाहता था कि भैया हमको क्या मिले? गद्दाफी डॉलर को रिप्लेस कर रहा था, किसके साथ? कि भैया यहाँ पर यूरो आए, हम यूरो में ट्रेड करेंगे। यही सद्दाम हुसैन ने भी कहा था। मतलब एक तरीके से गद्दाफी बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहा था अमेरिका के साथ। तो अमेरिका को भी क्या चाहिए था? एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए था, हमें गद्दाफी को हटाना है, और वो ट्रिगर पॉइंट को मिल गया। तो 42 साल से चली आ रही सरकार को उन्होंने उखाड़ फेंका। किसके नाम से? अरब स्प्रिंग के नाम से। चलिए, ठीक है, तो ऐसे ही गद्दाफी का 42 साल से चला आ रहा रूल आखिरकार वो भी खत्म होता है 2011 के अंदर। चलिए, फिर नेक्स्ट आते हैं सीरिया के अंदर, जहां पर हमको देखने को मिलता है कि भैया बशर अल असद की सरकार। तो सीरिया के अंदर क्या था? सीरिया में बशर अल असद, इनके पापा हाफिज अल असद, तो वो 53 या 54 सालों से यहां पर रूल कर रहे थे। 53 या फिर 54 सालों से यहां पर रूल कर रहे थे सीरिया के अंदर। ठीक है, और ये बशर अल असद थे, ये 2000 के अंदर जब बनते हैं प्रेसिडेंट यहाँ के, तो लोगों को लगता है पढ़ा लिखा आदमी है, डॉक्टर आदमी है, बाहर विदेश से पढ़कर आया तो कुछ चेंज लाएगा, अपने बाप की तरह नहीं रहेगा। जो हाफिज अल असद थे, उनकी तरह हमारे ऊपर रूल नहीं करेगा, कुछ ना कुछ चेंज लेकर आएगा। लेकिन ये भी उनसे भी 2 पैर आगे निकले, और इन्होंने वही किया जो इनके पापा ने किया, वही डिक्टेटरशिप वाला रूल चलाते रहे और सत्ता में बैठे रहे। फिर आकर 2023 के अंदर, अभी 2023-2024 के अंदर आपने देखा होगा कि हाफिज अल असद, जो बशर अल असद जो है, और वो अपनी सत्ता छोड़कर भाग गए देश से, रशिया निकल गए थे, ऐसा न्यूज में था। ठीक है, लेकिन वहां पर ऐसे ही एक छोटा सा, हालांकि ये होना तो नहीं चाहिए था, पर सीरिया के अंदर ऐसा था कि हो गया, बस एक ट्रिगर पॉइंट था। तो सीरिया के अंदर जब ये आंधी पहुंची इसकी, अरब स्प्रिंग की, तो वहां पर भी ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट हुए जो जाकर 2024 में आकर खत्म हुए। मतलब कहा तो जाता है कि 2014 में अरब स्प्रिंग खत्म हो गई थी, लेकिन जो सीरिया के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था उस समय पर, वो 2024 में खत्म हुआ। ठीक है, तो हाफिज अल असद, जो बशर अल असद हैं, हाफिज अल असद के जो बेटे हैं, वो हमें क्या देखने को मिलते हैं? वो यहां से निकल लेते हैं। कब? जब 2024 में इनकी सत्ता परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो यही था अपना सीरिया का। ऐसे धीरे धीरे
हम पहुंचते हैं यमन के पास। कहां पहुंचे हम? फिर यमन के पास पहुंचे, और यमन में आज भी हम देखते हैं कि यमन में जब ये प्रोटेस्ट पहुंचा तो ये कुछ कंट्रीज ऐसी थी अरब स्प्रिंग की, जिनकी वजह से जो प्रोटेस्ट थे आज तक खत्म ही नहीं हुए हैं। जो सिविल वॉर थे वो बस स्टार्ट हो चुके थे उस समय पर, लेकिन खत्म नहीं हुए। सीरिया था, खत्म ही नहीं हुआ। यमन था, तो यमन में आपको पता ही होगा हूती एंड हदी करके दो अपने सिया और सुन्नी संगठन थे, आतंकी संगठन है, जो आज भी वहां पर एक्टिव है। एक ईरान के समर्थन से चल रहा है, तो एक सऊदी अरेबिया समर्थन से चल रहा है। ठीक है, तो यमन के अंदर भी क्या देखने को मिल रहा है? हमें एक मास डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिलता है? कि मैसिव डिस्ट्रक्शन हो रखे हैं यहाँ पर। इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं, खत्म ही हो चुका है। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बीच में लगे हुए हैं। ऐसे ही बहरेन के अंदर जब ये पहुंचता है, तो बहरेन के अंदर भी गवर्नमेंट भैया वो हिल जाती है। क्या हो जाती है? क्रैकडाउन कर जाती है कि भैया उन्हें क्या चाहिए? डेमोक्रेसी चाहिए। लेकिन बहरेन इनको काबू करने में कामयाब होता है, क्योंकि उस फिर वो अमेरिका की मदद लेता है। किसने मदद ली? उसने फिर अमेरिका की मदद लेता है वो। अरे यमन के अंदर अली अब्दुल्ला साले की सरकार थी। किसकी थी? अली अब्दुल्ला साले, इसको नाम याद रखना है। अली अब्दुल्ला साले की जो सरकार थी वो 33 सालों से चली आ रही थी। कितनी सालों से? 33 सालों से चली आ रही थी, जो कि 2012 के अंदर फिर ये भी निकल लिए थे। यमन के अंदर अली अब्दुल्ला साले की सरकार कितने सालों से चली आ रही थी? वो चली आ रही थी 33 सालों से। 2012 में ये भी निकल लिए थे, जिसके बाद आज तक हमें वहां पर सिविल वॉर ही देखने को मिलता है। हूती हदी ने अपना कब्जा किया हुआ है। फिर ऐसे ही बहरेन के अंदर देखा, तो बहरेन के अंदर फिर अमेरिका की मदद ली इन्होंने, तो वहां पर थोड़ा सा प्रोटेस्ट रुक गया, थोड़ा सा आ गया। मोरक्को के अंदर भी भैया जो मोनार्की थी वहां पर, ठीक है, वहां प्रोटेस्ट के चलते वहां पर भी क्या हुआ? चीजों को तब्दील कर दिया गया और भैया वहां पर चीजें रुक गई। हर जगह सत्ता परिवर्तन हुआ। इस अरब स्प्रिंग ने हर जगह सत्ता परिवर्तन किया। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी जो अरब स्प्रिंग के चलते इतनी ज्यादा अफेक्ट हुई कि उन्हें फिर अमेरिका का सहारा लेना पड़ा। ये सऊदी अरेबिया है ना, कतर, यूएई, ये तीन ऐसी कंट्रीज थी जिनको ये लगा कि भैया अगर हमने किसी और का सहारा नहीं लिया तो हमारे अंदर भी क्या हो सकते हैं? प्रोटेस्ट हो सकते हैं। दूसरा, अरब स्प्रिंग इतनी ज्यादा फैल रही थी, सबको डेमोक्रेसी 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 चाहिए थी, जिसकी वजह से जो सऊदी अरेबिया थे, यूएई थे, कतर थे, उन्होंने क्या किया? अपने लोगों को उन्होंने सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया, लालच देना स्टार्ट कर दिया, और लोग उस लालच में आते ही उन्होंने प्रोटेस्ट को भूल गए। वो है ना, पैसे ही मिलते लोग किसको भूल जाते हैं? सबको ही भूल जाते हैं, माँ बाप को ही भूल ही जाते हैं। वो तो ऐसा ही खेला है। तो ऐसे ही क्या हुआ कि पैसे मिलते ही, सब्सिडी मिलते ही यूएई, कतर और जो सऊदी अरेबिया के अंदर जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट का फिर तो देखा ही नहीं उन्होंने, क्योंकि सुविधा मिल रही थी सारी, और लोगों को सुविधा ही मिलेंगी तो फिर आदमी क्यों प्रोटेस्ट करेगा? प्रोटेस्ट होती ही क्यों? जब उनको कुछ मिलता नहीं है भैया, सीधी सी बात है। यही चीज यहां पर निकल के आ रही थी। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया? फिर लास्ट में अमेरिका का सहारा लिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमने अमेरिका का सहारा नहीं लिया तो आगे चल के इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो हमारे देश में भी आ जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया? एक्सटर्नल सिक्योरिटी के रूप में इन्होंने अमेरिका की सेना और उनके गठबंधन यहां पर बैठाए। ठीक है, तो उन्होंने कहां पर? यहां पर अपने देशों के अंदर इन्होंने बैठाना स्टार्ट कर दिए। देखिए अब इससे इंपैक्ट क्या क्या पड़ा? तो भैया इसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा सिविलियंस के ऊपर, क्योंकि भाई काफी ज्यादा सिविलियंस जो थे वो अपने देश को छोड़कर चले गए। इसके चलते रेफ्यूजीज की तरह यहाँ पर वहां पर रहने लगे नेबरिंग कंट्रीज के अंदर। सबसे ज्यादा जॉर्डन के अंदर रहे। जॉर्डन एक ऐसा कंट्री था जो तब से बना लेकर आज तक वहां पर एकदम शांति है, कुछ है ही नहीं। अरब स्प्रिंग के टाइम पर भी वहां पर आने लगे थे, मतलब थोड़े थोड़े वहां पे इंपैक्ट देखने को मिले थे। यहाँ पे प्रोटेस्ट हो सकते हैं, लेकिन वहां के जो किंग थे, किंग अब्दुल्ला वगैरह, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने देश के जितने लोग थे पहले उनसे मांग की। ठीक है, मांग की और उनसे बोला कि ये क्या चाहिए आपको? उन्होंने यही चाहिए, तो दे दिया उनको सब कुछ। है या नहीं है? ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कहां पर? जॉर्डन के अंदर ही देखने को मिली। चलिए, लेकिन वही था कि वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत है कि इस अरब में किसको आई? सिविलियंस को आई थी। सबसे ज्यादा लोग इसके अंदर मारे गए। ठीक है, और सबसे ज्यादा लोग यहां से वहां माइग्रेट किए वो इसी के, वो इनके थे। दूसरा था रिलीजियस सिग्निफिकेंसेस, रीजनल सिग्निफिकेंसेस है। रिलीजियस तो है ही, प्लस रीजनल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा रीजन में मूवमेंट हुए। ठीक है, जिसके चलते वहां की जो पावर्स थी, उनकी जो ग्रास रूट्स थे वो खत्म हुए और दूसरी सरकारें बनी, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि एक जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन था वो बहुत ज्यादा यहाँ पर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर आया।
कि जो पॉलिटिकल ट्रांजेक्शन था वो डेमोक्रेसी में आया। कहां से आया भैया? वो आया अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट से। तो आप देख सकते हैं, चाहे तुनिशिया हो, लीबिया हो, इजिप्ट हो, यमन हो, यहाँ पर कई सरकार थी, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी, सब अपने अपना राज चला रहे थे, इनकी सरकारें बनी हुई थी यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट था अरब विंटर। अरब स्प्रिंग को अरब विंटर क्यों कहा? ये स्प्रिंग वसंत का सीजन था भैया, अब ये सर्दी का सीजन क्यों आ गया भैया यहाँ पर? विंटर क्यों कह रहे हैं इसको? ये सिंपल था कि ये एक तरीके से डेमोक्रेसी की मांग के लिए आए थे। डेमोक्रेसी का मांग मतलब आप देख ही सकते हैं कितने बढ़िया वसंत के में फूल खिलते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ये तब्दील हो गया एक कब्रिस्तान के अंदर, एक ठंडे कब्रिस्तान के अंदर। देख ही सकते हैं आप, जैसे कि ये है कि इसको विंटर, अरब विंटर क्यों कहा गया? अरब स्प्रिंग से इसका नाम अरब विंटर क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर सिविल वॉर इतने हुए कि आज आगे बिल्डिंगों को देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देखिए कैसा हो गया है इसका। तो एक सूखा रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान की तरह पड़ा हुआ है आज अरब वर्ल्ड। इस वजह से इसका नाम अरब विंटर से, सॉरी अरब स्प्रिंग से अरब विंटर भी इसका पड़ा, क्योंकि यहाँ पर इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वायलेंस बहुत ज्यादा है, एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो है ही। तो मिडिल ईस्ट टू नॉर्थ अमेरिका कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ओके चलिए, एंड आउटकम्स क्या निकले कि भैया आउटकम्स वही है कि सिर्फ, अच्छा अरब स्प्रिंग जो हुई है इसके रिजल्ट बड़े खतरनाक आए थे। रिजल्ट इसका क्या आया कि तुनिशिया से स्टार्ट हुई, पूरे अरब वर्ल्ड में फैली, लेकिन डेमोक्रेसी आज की डेट में अगर मैं 2026 की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ तुनिशिया के अंदर है। बाकी लीबिया के अंदर फिर वही हाल है, यहाँ आईसिस का कब्जा हो चुका है, क्योंकि आईसिस जो इस्लामिक स्टेट जो निकला था इराक एंड सीरिया, वो लीबिया, अल्जीरिया, यहाँ पर उसके पैर ज्यादा फैले हुए हैं, है ना। इजिप्ट के अंदर वही अपने अलसीसी की सरकार चल रही है, और बाकी और अरब वर्ल्ड में देखोगे आप जाकर तो वहां पर मोनार्की चली हुई है, और सीरिया में सिविल वॉर है, ठीक है, यमन के अंदर चल रहा है, ओमान तो फिर भी इनसे बाहर था, अभी यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरेबिया भी सब मोनार्की है, डेमोक्रेसी है नहीं है। इसलिए बस लोगों को इन्होंने नाम की डेमोक्रेसी दे रखी है, किस वजह से कि लोग इनके खिलाफ ना बोले, प्रोटेस्ट ना करें, इस वजह से इनको नाम की डेमोक्रेसी दे दी गई थी उस समय। तो आउटकम्स यही निकला इसका कि सिर्फ तुनिशिया जिसने डेमोक्रेसी की शुरुआत की थी, सिर्फ वहीं पर डेमोक्रेसी है, और अगर इजिप्ट, लीबिया, सीरिया, यमन, ठीक है, आज यहाँ पर कहीं भी सिर्फ वॉर चल रहे हैं, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बैठी हुई है और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बने हुए हैं। तो भैया यहाँ पर वॉर है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बैठी हुई है और आज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बने हुए हैं यहाँ पर, सोचिए, है ना। तो तुनिशिया रिलेटिवली देखा जाए तो वो सक्सेसफुल रहा है भैया। इजिप्ट के अंदर 2013 के अंदर फिर अपने अलसीसी आ चुके थे, ठीक है, 2011 के अंदर यहाँ पर सरकार का परिवर्तन हुआ, लेकिन 2 साल बाद 2013 के अंदर यहाँ पर मिलिट्री ने अपना धावा बोल दिया, मिलिट्री कूप कर लिया। लीबिया तो पूरी तरह कोलैप्स ही हो चुका है, कोलैप्स स्टेट कहा जाता है, फेल्ड स्टेट कहा जाता है इसे, कि आज लीबिया के अंदर आईसिस के पैर ज्यादा पसरे हुए हैं, आज आईसिस वहीं से अपना ऑपरेट करती है सीधा। तो सीरिया के अंदर आज भी क्या बने हुए हैं? सीरिया के अंदर आज भी वॉर, सिविल वॉर बना हुआ है। यमन तो पूरी तरह खत्म ही हो चुका है, यहाँ पे हुदी हदी नाम के 2 आतंकी संगठनों ने अपना कब्जा किया हुआ है। तो बस ये था अपना आज का, ये समझ लीजिए। और रीजनल इंपैक्ट मैं बता चुका हूँ, रीजनल तो भैया कि सिविल वॉर की कंडीशन बनी हुई है रीजन में। ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि भैया ग्लोबल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की डिस्टर्बेंस हमें यही देखने को मिलती है ना। तो ये इसके बने हुए हैं कुछ, और अल्टीमेट लेसन क्या है कि भैया अरब स्प्रिंग जो था आज पूरी तरीके से फेल माना जाता है। क्या माना जाता है? आज पूरी तरीके से फेल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये शुरुआत हुई थी अरब स्प्रिंग की डेमोक्रेसी के लिए, और आज यहाँ पर सिर्फ तुनिशिया को छोड़कर कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं है। चलिए यहां तक थे, अगर आप यहां तक आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह सब कीजिएगा, और कल आएंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। हालांकि मेरा फोटो नहीं है, पता नहीं एआई ने बना के दे दिया है, इसको ना देखें, मुझे देखें, है ना, इससे तो अच्छी लगता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।